अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी अभी भी जारी है और भारतीय वज़ीर आज़म की अपने अफवाज और फ़ौजी अफसरान के साथ मुलाकात और उनके सामने जोश और जज्बे से भरपूर तकारीर के बाद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी आज सियालकोट छावनी का दौरा किया। फ़ौजी अफसरान और नौजवानों से मुखातिब हुए, उनकी हौसला अफजाई की और आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारत को और ख़ास तौर पे नरेंद्र मोदी को ख़बरदार किया कि अगर दोबारा पाकिस्तान पर हमला हुआ तो बकौल शहबाज शरीफ के मोदी मुँह की खाओगे। ये तकारीर तो अभी जारी हैं, मगर बैनुल-अक़वामी सतह पर सदर ट्रंप अमेरिका की तरफ से अभी भी पाकिस्तान और भारत के बीच इस आर्जी जंग बंदी का क्रेडिट ले रहे हैं और पूरी दुनिया को ख़बरदार कर रहे हैं कि अगर वो ऐसा न करते तो लाखों अफराद किसी भी मुमकिन एटमी जंग का शिकार हो सकते थे। और अब पाकिस्तान की जो जंगी सलाहियतें हैं उसके ऊपर मज़ीद भी बैनुल-अक़वामी सतह पर बहस और तज्ज़िये जारी हैं। पाकिस्तान एयर फोर्स और पाक फ़ौज ने जो कार्रवाई की, जो जवाबी हमला भारत पे किया, उसके हवाले से अभी भी दुनिया भर के दिफाई माहिरीन अपनी अपनी राय दे रहे हैं और मजमूई तौर पे भारत को इस पूरी जंग में और इस तनाज़े में सबसे बड़ा लूज़र करार दे रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, मुस्लिम लीग नून के MNA जनाब जुल्फ़िकार अली भट्टी साहब। हमें ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट और तज्ज़ियाकार जनाब मज़हर अब्बास ने, और साबिक़ सफ़ीर पाकिस्तान जनाब एम्बेसडर रिटायर्ड शाहिद कियानी ने भी हमें ज्वाइन किया है। तो सबसे पहले मज़हर अब्बास साहब, आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आज जो शहबाज शरीफ साहब ने फ़ौजी छावनी का दौरा किया, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के लिए बड़े एज़ाज़ की बात है, तो आप कैसे देख रहे हैं नरेंद्र मोदी के अपने फ़ौजी नौजवानों और अफसरों से मुलाकात और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की छावनी में ये जो तकारीर हैं और जो खिताब है इनको? शुक्रिया मतीद। ज़ाहिर है छावनी में जाके जब आप अपने फ़ौजी जवानों से मिलते हैं, अपने उन जवानों से मिलते हैं जिन्होंने जो फ्रंट लाइन आपकी लड़ाई लड़ते हैं, तो उनका मोराल हाई करने के लिए आपको बहुत सी चीज़ें करनी पड़ती हैं, बहुत सी बातें करनी पड़ती हैं। मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब को दूसरी जगहों पे भी जाना चाहिए और मिलना चाहिए फ़ौजियों से। लेकिन मेरा ख्याल है जब हम इतनी ज़्यादा गुफ्तगू करते हैं, जिस तरह हमारे वज़ीर दिफ़ा करते हैं, नायब वज़ीर आज़म करते हैं, एक आपको एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है और उस कामयाबी का नतीजा ये है कि पाकिस्तान ने सिफारती महाज पे, दिफाई महाज पे, सियासी महाज पे और यहाँ तक के सहाफ़ती महाज पे आपकी वाज़ेह बढ़तरी नज़र आती है भारत के ऊपर। अब इनिशियली ज़ाहिर एक नेचुरल होता है कि जब आप एक तरीके से आप विक्ट्री मूड में होते हैं, जीत के मूड में होते हैं, तो सेलिब्रेशंस होती हैं, सब कुछ होती हैं, लेकिन अभी जंग टली नहीं है। सीज़ फायर जो है वो ज़ाहिर है कि फ़िलहाल एक टेम्प्रेरी चीज़ है, वो कि डोनाल्ड ट्रंप उसको परमानेंट सीज़ फायर कह रहे हैं और अच्छी बात है कि अमेरिकन इसको संजीदगी से ले रहे हैं। मेरा ख्याल है थोड़ा सा हमें इस लिहाज से अभी देखना चाहिए कि डिप्लोमेटिक महाज पे अब क्या सरगर्मियाँ होती हैं, क्या हमारी अमेरिकन से अभी हमारे राब्ते मौजूद हैं और आगे बात किस तरह, क्योंकि आज डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये गुफ्तगू भी बात भी आई कि दोनों लीडरों को जो है वो डिनर पे मदऊ किया जाए। अब इस बात को जब आगे बढ़ाते हैं तो क्या रिस्पांस होता है? ज़ाहिर है पाकिस्तान का तो पॉजिटिव रिस्पांस होगा, लेकिन देखना ये कि इंडिया का क्या रिस्पांस होता है। अगर बराह रास्त वो पाकिस्तान और भारत के वज़ीर आज़म को बुलाते हैं तो क्या नरेंद्र मोदी जाएंगे उसमें? और पाकिस्तान को इस वजह से मेरा ख्याल है अब हमें थोड़ी सी एहतियात भी बरतनी चाहिए इस हवाले से कि हमें एक ऑलरेडी आपको एज हासिल है, मगर क्या मगर सब सवाल ज़्यादा ओवर सेलिब्रेशन। मगर सब सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या भारत ने अमेरिका की सालिसी कबूल कर ली है इस मामले पर? भारत ने कैटेगोरिकली अभी मुस्तरद भी नहीं की है।
अगर हम देखें तो उस तरह की चीज़ अभी सामने नहीं आई है। तो और जाहिर है जब अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट होगा इंडिया पे, तो इंडिया नज़रअंदाज नहीं कर सकता। आप डिले कर सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि उनकी तरफ से कि जी पहलगाम का वाक़या, ये तो पाकिस्तान तो पहले ही कह रहा है। पाकिस्तान ने 4 बेसिक चीज़ें हैं जिस पर गुफ्तगू पाकिस्तान ने करनी है। वो पहलगाम के वाक़े की आज़ादाना तहकीकात कराई जाए, जो आर्टिकल 370 है जो वो किया गया है उसको बहाल किया जाए। तीसरे ये कि सिंध तास मुआहिदा जो है उसकी मअतली जो है वो ख़त्म की जाए। तो पाकिस्तान तो बहुत ओपनली चीज़ों के बारे में उसने मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ है पाकिस्तान ने, और वो बहुत ओपन है। जो इंडिया में जो बीजेपी या मोदी को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, एक तो इंटरनल प्रेशर बहुत ज़्यादा उन पर बढ़ रहा है, और उनकी खुद विदिन बीजेपी भी ये प्रेशर बढ़ रहा है कि जो कुछ किया है हमने उसमें पाकिस्तान और चीन को हमने और करीब कर दिया है। दूसरे ये कि पाकिस्तान ने ग्राउंड पर बता दिया है हमें कि वो हमें जवाब देने को तैयार है। तीसरे ये कि सबसे अहम बात ये कि डिप्लोमेटिकली जो इंटरनेशनल सपोर्ट भारत को हासिल होनी चाहिए थी वो दरअसल पाकिस्तान को हासिल हुई है। ये नहीं कि डायरेक्टली किसी ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ के साथ आके खड़ा हो गया है, लेकिन इंडिया के मौक़िफ़ के साथ खड़ा ना होना ही पाकिस्तान की जीत है। सही। और इसी चीज़ को हमें बहुत संभाल के लेके आगे बढ़ना है। ठीक है, बिल्कुल। हमें ज्वाइन किए हैं एम्बेसडर रिटायर्ड शाहिद कियानी ने। एम्बेसडर साहब, सदर ट्रंप की तरफ से बार बार ये क्रेडिट लिया जा रहा है कि लाखों अफराद की जानें बचा ली हैं, पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई एटमी जंग छिड़ने वाली थी। हमारे डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब ने अभी वजाहत की है कि पाकिस्तान के पास एटमी हथियारों के इस्तेमाल का तो ऑप्शन ही नहीं था। इस जंग में किसी किस्म का ऐसा कोई इम्कान ही मौजूद नहीं था। तो आप कैसे देखते हैं सदर ट्रंप के इस दावे को, और ख़ास तौर पे अपने डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार की वजाहत को? जी, मगरब के अंदर ये बड़ी पुरानी बात बता रहा हूँ आपको। जब से इंडिया और पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स बने हैं, वो हमें समझते हैं कि इररिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट्स हैं ये दोनों। ये उनकी अपनी एक ओपिनियन है, हम उससे एग्री करें ना करें। लेकिन यहाँ पर आकर अगर आप देखें तो इररिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट तो इंडिया है, जिसने बगैर सोचे समझे, बगैर देखे, बगैर तहकीकात कराए हुए हम पर इल्ज़ाम लगा दिया, और फिर इंतज़ार भी नहीं किया कि कोई जवाब आ जाए। हमने तो, हमारी गवर्नमेंट ने तो अफसोस का जाहिर किया कि जो वहाँ पर जो पहलगाम के अंदर लोग मारे गए हैं, लेकिन साथ ये भी कहा कि आपके पास कोई प्रूफ है, तो प्रूफ तो था नहीं। अब आप इररिस्पॉन्सिबल स्टेट तो बन गई इंडिया कि भाई आपने और फिर वायलेशन की, आपने मिसाइल फेंके बगैर सोचे समझे कि भाई जो अगला मुल्क जो साथ आपकी, जिसके साथ आपकी वो एग्जिस्टेंस है, जिसके साथ आपका बॉर्डर मिलता है, जिसके साथ आपके मुश्किल हालात भी हैं, कोई आपका जो एक ट्रस्ट डिफिसिट है, उसको सब देखते हुए आप ये हरकत कर रहे हैं, तो फिर आपका क्या बनेगा? तो फिर इमेज आपकी डैमेज हुई। एम्बेसडर साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट जो है वो किसी भी मुल्क से, किसी खास तौर पे दूसरी एटमी ताकत से रवायती जंग भी नहीं कर सकती? जी, रवायती जंग करेगी। पहले देखें जी, आपका हो चुका है ना पहले भी। तो यहाँ पर कारगिल था, उसके बाद ये जो 2019 में हुआ वो अपनी जगह पर है, लेकिन सोच समझ के करें ना। आप पहले देखें तो सही। अब आपको सबक मिल चुका है, आप ये जो रवायती जंग है इसका ऑटोमेटिकली ये मतलब तो नहीं है कि रवायती जंग है तो एटमी जंग भी छिड़ जाएगी। इसका ये मतलब तो हरगिज नहीं है, ना ही हमें ये पोजीशन लेनी चाहिए। नहीं, हमने पोजीशन नहीं ली, लेकिन आप मुझे अगर बताएं कि डिटरेंट है, हमारे पास डिटरेंट है न्यूक्लियर ये। लेकिन अगर आप मुल्क के साथ अगर इस किस्म की हरकत करेंगे कि उसके जो फैसिलिटीज हैं उस पर अटैक करेंगे, और बात यहाँ तक ले जाएंगे कि उसकी एग्जिस्टेंस का खुदा ना खास्ता मसला खड़ा हो जाए, तो फिर क्या करेंगे आप? यूज नहीं करना, लेकिन फिर आप देखें फिर धमकी तो देनी पड़ेगी। लेकिन आपके वज़ीर आज़म जब ने कहा कि हमने ये सोचा नहीं था। एम्बेसडर साहब, देखें ना, आप जो बात कर रहे हैं उससे तो यही तासुर मिलता है ना कि पाकिस्तान तो पहले ही नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी को मुस्तरद कर चुका है, यानी कि
एटमी हथियार के पहले इस्तेमाल की पॉलिसी अभी भी ये ऑप्शन पाकिस्तान ने अपने पास रखा है। और ऊपर से अगर हम एक रवायती जंग को भी उसको ऐसे देखें कि ये किसी वक्त भी एटमी जंग में बदल सकती है, तो फिर हमारे बारे में क्या तासुर पैदा होगा अगर हम इस चीज़ पे इसरार करेंगे कि रवायती जंग भी जो है वो एटमी जंग में बदल सकती है। तो क्या हमें ये पोजीशन लेनी चाहिए कि रवायती जंग जो है वो एटमी जंग में बदल सकती है? बिल्कुल नहीं, लेकिन साथ आप बिल्कुल नहीं है। अभी तो हमने, आप देखें कि 4-6 दिन के अंदर जो खड़ा हुआ, किसी वक्त भी हमने अपनी जो ब्रीफिंग्स होती रही, बार बार होती रही, हमने न्यूक्लियर इशू का आवाज भी नहीं उठाई। लेकिन हमें ये था कि ये जो टिट फॉर टैट है कि उन्होंने किया, फिर हमने जवाब दिया और प्रिसिशन था हमारी जो थी, जो हमारा जो जवाब था मिलिटरीली जो जवाब था वो बिल्कुल कंसाइज था और जगहों पर था, उनकी मिलिट्री फैसिलिटीज के ऊपर था। हमने सिविलियन आबादी को अटैक भी नहीं किया। लेकिन मैं आपको हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने क्लियर कर दिया है कि ये तो ऑप्शन ही नहीं थी ना कि न्यूक्लियर ऑप्शन इस जंग में मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, लेकिन हमें साथ ये भी पता था, मैं आपको थोड़ा बता दूं, जब ये सारी चीजें हो रही थी हमें ये भी पता था कि बहुत सारे ममालिक जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स सबसे आगे था और भी मुल्क थे, वो बीच में पड़ चुके थे इसको काम डाउन करने में। सही बिल्कुल, ये मैं बता दूं आपको। और आपको मैं अभी एक बात बताऊं, और फिर आखिर में देखें जो अभी रिकॉर्ड पर है कि ब्रिटिश जो इंडिया के जो हाई कमिश्नर थे बरतानिया में, वो तो ऑन रिकॉर्ड है कहने लगे कि भाई हमने तो अमेरिका के साथ अपने रीच आउट किया कि जी इसी तरीके से इसको कम किया जाए, इस चीज को खत्म किया जाए। मतलब हमने ठीक ठाक डरा दिया था इंडिया को। बहरहाल जुल्फिकार भट्टी साहब वापस पाकिस्तान की सियासत पे आते हैं। एक तो वो पंजाबी में कहते हैं ना गुड्डी चढ़ गई है, तो ये नून लीग की भी गुड्डी चढ़ गई है माशाल्लाह। इतनी बड़ी फतह ये नून लीग को नसीब हुई है, हुकूमत को नसीब हुई है, किसको नसीब हुई है? ये नून लीग के लिए आप इसको कैसे देखते हैं? देखें, मैं तो ये समझता हूँ कि ये सारी फतह सारी कौम को नसीब हुई है। अच्छा, पहली बात। और कौम के मुंतखब नुमाइंदों को, और फिर अफवाज पाकिस्तान का एक जो है वो एक बड़ा अहम किरदार रहा, जहाँ पे आपकी तीनों फौजों ने और फिर स्पेशली एयरफोर्स ने बहुत ही आपके खूबसूरत तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पे एक अपना किरदार अदा किया। इसमें नवाज शरीफ साहब का कितना किरदार? देखें वो कहाँ थे? देखें सारे ये मैंने पहले कहा है कि कलेक्टिव एफर्ट्स हैं। नवाज शरीफ साहब की भी कंसल्टेशन जो है वो बिल्कुल अपनी पार्टी को जारी रही और उन्होंने फ्रंट लाइन पे आके प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये देखें ना, आप जो लोग हमें क्रिटिसाइज करते थे, अब क्योंकि मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम सियासी जमातों का, तमाम कौम का और सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये किसी एक फ़र्द की, एक जमात की, एक ओहदेदार की फतह नहीं है। ये पूरे पाकिस्तान के एक एक बच्चे से ले के अवाम के हर बंदे की फतह है, हर सियासी जमात की फतह है, हर इदारे की फतह है, हर फौजी की फतह है और हम सब की फतह है। बहरहाल एक में आपको शहबाज शरीफ साहब ने जो आज फौजी छावनी सियालकोट में खिताब किया, वो एक उनकी आपको झलक दिखाना चाहता हूँ जी। इस पूरी जंग की प्लानिंग जनरल शहीद आसिम मुनीर ने की। इंतहाई दलेरी से, दानिशमंदी से मैं उसका जाती तौर पर गवाह हूं, क्योंकि उन दिनों में दिन रात मेरी इनसे टेलीफोन पर और हमारी फेस टू फेस मुलाकात होती थी। और जिस हौसले के साथ मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि बतौर एक पाकिस्तानी के मुझे इनके ऊपर फख्र है। ये कौम के फख्र है, कौम के बेटे हैं। तो इन्होंने तो कह दिया कि जनरल आसिम मुनीर साहब की सारी प्लानिंग थी। तो कल तो आपकी पार्टी कह रही थी कि ये नवाज शरीफ साहब के मनसूबाबंदी और डिज़ाइन था। देखिए, इसमें दो इशू हैं। आपका क्या ख्याल है कि अब जो जहाँ पे आपने अपनी फोर्सेस को डिप्लॉय करना था, जहाँ पे आपकी प्लानिंग है, वो कोई किसी सिविलियन ने करना था? मतलब असल प्लानिंग गवर्नमेंट करती है। देखिए गवर्नमेंट ने ये किया कि देखें, आपने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में आपने अपने जो फौज है उसको गो हेड दे दिया कि वो अपनी प्लानिंग के तहत प्रोफेशनल वे से, जिस तरीके से वो अपनी प्लानिंग करे। इसमें वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भी कोई रोल था इस जंग में? देखिए, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में सारे वो भी मेंबर थे, वो मेंबर थे। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं।
वेलकम बैक। मज़हर साहब, जो भारत और पाकिस्तान के बीच अभी भी कशीदगी मौजूद है, बल्कि तलखी बज़ाहिर बढ़ती जा रही है, और दोनों ममालिक ने अपने अपने मुल्क से जो एक दूसरे के सफ़ीर हैं उनको भी बेदखली के अहकामात जारी कर दिए हैं। तो क्या लगता है ये जो सफारती ताल्लुकात डाउनग्रेड हुए हैं, डाउनग्रेडिंग हुई है इनकी, ये मामला किस तरफ जा सकता है आपके ख्याल में? देखिए मती, एक तो ये इस तरह के इक़दाम तो होते रहते हैं और इंडिया की तरफ से हमें और ज़्यादा इस तरह की चीज़ें नज़र आएंगी, लेकिन इसमें जो एक सिल्वर लाइन है जो मुझे नज़र आती है वो ये कि सब के बावजूद भी दोनों तरफ के सिफारती ताल्लुकात ख़त्म नहीं किए गए, जो हमने माजी में देखा था बहुत पहले, बहुत सालों पहले। तो कम से कम वो चीज़ अब तक बरकरार है। ये इमीडिएटली जो रिएक्शन लग रहा है वो यही लग रहा है कि चूँकि सीज़ फायर के बाद बीजेपी को बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली मज़ाहमत का सामना है, बहुत से अपोजिशन ख़ासतौर पे कांग्रेस उन पर बहुत से सवालात उठा रही है, उनसे पूछा जा रहा है कि आके पार्लियामेंट को बताएं कि ये सीज़ फायर कैसे हुआ, आकर बताएं कि पहलगाम का वाक़या कैसे हुआ, उसके लोग क्यों नहीं पकड़े गए, क्या सबूत हैं, उनको आके बताएं कि ये जो आपने इस वक्त सिचुएशन क्रिएट कर दी इससे भारत को क्या हासिल हुआ। ये सारे सवालात के जो उनको जवाब देने पड़ेंगे वहाँ भारत के अंदर। तो उस दौरान ये जो एक्टिविटी है ये बहुत बिल्कुल समझ में आने वाली एक्टिविटी है कि उन्होंने टेंशन को बरकरार रखना है, उन्होंने भारतीय अवाम को ये बताना है कि अभी जो सीज़ फायर है वो कोई परमानेंट वो नहीं है और हम वो दबाव बढ़ा रहे हैं। वो सारी चीज़ें जो कि एक डिफीटेड एक तरीके से वॉइसेस नज़र आती है वो होगी, लेकिन हमारी तरफ जैसे अभी आपने उनसे क्वेश्चन किया, मेरा ख्याल है ये पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप का कंबाइंड वो है। जाहिर है जो ऑपरेशनल चीज़ें हैं वो तो आर्मी चीफ ही के हाथ में होंगी, उन्होंने ही सारी चीज़ें करनी होंगी, लेकिन जो सिफारती और पॉलिटिकल महाज है मेरा ख्याल है उसमें भी हमें क्रेडिट देना चाहिए। हालांकि मैं समझता हूँ कि और ज़्यादा गवर्नमेंट को इस तरह के इक़दाम करने चाहिए थे, ऑपोजिशन को और ज़्यादा रिलीफ देना चाहिए था ताकि वो ऑन बोर्ड होती और ज़्यादा। लेकिन अदरवाइज हम देखें तो एक यूनाइटेड नेशन के तौर पे हम सामने आए कम से कम इन 4-5-6 दिनों में। अच्छा हो कि अब अगर जंग के ख़तरात ख़त्म या टल गए हों तो हमारी वो यूनिटी जो है वो बरकरार रखी जाए और इसमें गवर्नमेंट जो है वो इनिशिएटिव ले। ठीक है। एम्बेसडर शाहिद कियानी साहब, क्या अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस पोजीशन में हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग बंदी हुई है इसको बरकरार रख सकें और इसको यकीनी बनाएं? देखिए, मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं, हमारे कोलीग जो बोल रहे थे कि इन हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप है डिप्लोमेटिक, वो डाउनग्रेड बड़े अरसे से हुए हैं। वहाँ पर शारजे अफेयर्स हैं, हाई कमिश्नर होते थे। काश ये इस जो रिलेशनशिप को अपग्रेड करें। जंगें होती रहती हैं, जंग के हालात होते रहते हैं चीज़ें, लेकिन ताकि आप जो मैसेजेस हैं वो राइट जगह पर पहुँचें एट दी हाईएस्ट लेवल। वो मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर जो अमेरिका जिस तरीके से कोशिश कर रहा है कि न्यूट्रल जगह पर दोनों लीडरशिप मिल लें, तो हो सकता है कि रिलेशनशिप अपग्रेड भी हो जाए। अब आप जिस बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप की, तो प्रेसिडेंट ट्रंप का जो रोल है वो मैं समझता हूँ कि कमेंट करना चाहिए उनको कि उन्होंने ये जो पाकिस्तान इंडिया की जो कॉन्फ्लिक्ट थी, हालांकि बड़े कम दिनों की थी, लेकिन इसको ख़त्म कराने में या कम करने में उन्होंने बड़ा रोल अदा किया। और मैंने पहले भी आपको बताया था कि 3-4 रीजंस हैं उनकी जिन पर वो फोकस करना चाहते हैं, और ये जो यहाँ पर टेंशन थी इस रीजन में, इनसे उनकी अटेंशन डिफ्लेक्ट हो रही थी। और फिर वो वैसे भी एम्बेसडर साहब कि क्या अमेरिका भारत को कश्मीर के मामले पर मुज़ाकरात के लिए मजबूर कर सकता है? मैं नहीं समझता, मैं इस बारे में मैं नहीं समझता। उसकी रीज़न मैं बता दूं कि इंडिया ने एक तो सबसे पहले प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो एक स्टैंड ले लिया है इसके ऊपर, वो कैसा है, ये एक अलग इशू है कि ये जो कश्मीर डिस्प्यूट था जो बिल्कुल बैकग्राउंड में थोड़ी देर के चला गया था, अब वो फोर फ्रंट पे आ गया है। लेकिन मैं नहीं समझता कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इस इशू के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है, लेकिन एट द सेम टाइम कोई उसका रास्ता निकाल लें कि जी इस सोल्यूशन के साथ कोई बातचीत कर लें। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगी, मैं जो बताऊं,
कि ये जो उन्होंने आर्टिकल 35 ख़त्म करने के बाद इसको अपनी स्टेट बना लिया है, वो एक टोटल वायलेशन है यूएन रेजोल्यूशन की। और जो उन्होंने अपनी अरसा दराज से जो उनका स्टैंड था इसके ऊपर कि ये डिस्प्यूटेड है, वो एक खत्म हो गया। मेरी ओपिनियन ये है कि कश्मीर के ऊपर अमेरिका की पॉलिसी बदल गई है। नहीं, मैं नहीं बदली नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा स्टेप है। मैं बताऊं, जहां पर यूनाइटेड स्टेट्स कहता था कि जी दोनों मुल्कों के दरमियान है, आज वो उसको रिजॉल्व करने के लिए खड़े में। मैं तो उम्मीद करता हूं कि शायद प्रेसिडेंट ट्रंप इस पे कोई एक फॉरवर्ड स्टेप ले ले, लेकिन मैं समझता हूं कि ये बहुत ही मुश्किल होगा इंडिया के लिए थर्ड पार्टी इंटरवेंशन को पे करना, ये एक मुश्किल होगा। लेकिन कोई पता भी नहीं है जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप आज देखने जो गल्फ के अंदर गए हैं, जो कुछ कर रहे हैं, अभी हो सकता है कि कल वो जुमेरात है, कल वो जा रहे हैं टर्की जा रहे हैं यूक्रेन की और रूस की जंग खत्म कराने, कोई पता नहीं ये करने, कोई पता नहीं। इनके मुताबिक आप इस वक्त कुछ नहीं कह सकते। आई विश कि प्रेसिडेंट ट्रंप इनको परसुएड कर लें प्राइम मिनिस्टर मोदी को। ठीक है जुल्फ़िकार भट्टी साहब, अगर वापस अपने मुल्क के सियासी महाज के ऊपर देखें तो अभी तक सियासी महाज के ऊपर भी जंग जारी है, और यहाँ पे तो शायद बज़ाहिर कोई सीज़ फायर भी नहीं नज़र आ रहा। और ये वो जंग है जो सियासी पीटीआई बड़ी सियासी जमात है, इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत है दूसरी तरफ। तो आपको क्या लगता है कि ये जो एक कौमी यकजहती का माहौल बना है इस जंग की वजह से, इमरान खान ने भी, पीटीआई ने भी और आपके मुखालफिन ने भी जो है एक इत्तेहाद का मुजाहरा किया इस कौम की खातिर और भारत के लिए बड़े सख्त पैगाम दिए, तो इस एक मस्बत सियासी माहौल के अंदर क्या हम इस सियासी महाज पे जारी जंग को भी ख़त्म कर सकते हैं या सीज़ फायर कर सकते हैं? देखें, सीज़ फायर तो हुआ है इसमें पॉलिटिकल महाज में। मैं आपको बताता हूँ ना, देखें आपको पता है जब प्राइम मिनिस्टर साहब असम्बली में आए तो उन्होंने वहाँ असम्बली में जो तकरीर की थी उसमें उन्होंने अपोजिशन को और स्पेशल पीटीआई का नाम लेके ये ऑफ़र की थी कि यहाँ पे हम बैठ के एक मुल्क के लिए और अपने सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए हम बैठे आपस में। इसका मतलब ऑफ़र तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने की। इसके बाद मैं समझता हूँ कि अपोजिशन जमातों का भी और पीटीआई का भी बहुत हम ममनून है कि उसके बाद असम्बली में किसी किस्म का जो है वो ववेला नहीं हुआ, एक रेजोल्यूशन भी हुई। और इसके बाद अभी 2-3 दिन से आज तीसरा दिन था तो नॉर्मल बिजनेस भी चला है असम्बली का, तो उसमें भी किसी किस्म की कोई हलड़बाजी नहीं हुई। और इस पे हमारी तो दुआ भी है और प्राइम साहब का भी यही विजन है कि इसमें जितनी जो है पॉलिटिकल जो हीट इसको हमें कम करना चाहिए। सही है। और हमें एक जो है एक मुस्बत पॉलिटिकल जो है उसको माहौल को बनाना चाहिए ताकि देखें क्या आप समझते हैं कि ताकि इसमें इसके दो उनको रिहा किया जा सकता है कि नहीं? मैं बताता हूँ, इसमें 2 फ़ायदे होंगे। एक फ़ायदा तो ये होगा कि अभी देखें हमें ये जैसा कि हम अभी सेलिब्रेशन तो कर रहे हैं, लेकिन देखें हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई ये मामला ख़त्म हो गया। ये जैसा कि आपने भी फरमाया और हमारे दोस्तों ने भी, सीज़ फायर ही हुआ है ना, सीज़ फायर। अच्छा, उसमें देखें हमें अपनी इस तैयारी, लेकिन सियासी महाज पे कोई सीज़ फायर नज़र नहीं आ रहा। नहीं, देखें मैं बाकी देखें ये कोर्ट में केसेस हैं, अदालतों में केसेस हैं, वो सारे फैसले वो सारे ऐसे तो नहीं कोई असम्बली के कोई एक रेजोल्यूशन आनी है और वो जो है वो उन्होंने बाहर जो है पैरोल पे जाना है, वो पैरोल वाली जो पटिशन है वो देखें हाई कोर्ट में चल रही है और उसमें जो कोर्ट डिसीजन करेगी हुकूमत उसमें रखना। अच्छा, ये जो सियासी महाज के ऊपर जंगो जदल है पाकिस्तान के अंदर, इसकी प्लानिंग और मनसूबाबंदी और डिज़ाइन किसने किया आपके ख्याल में? जो पहले हुई है, हाँ, ये जो अभी भी जारी है सियासी महाज पे, और ये पीटीआई और हुकूमत, और ये इसका क्रेडिट किसको आप देंगे? इस जंग का, जंग शुरू करने का या बंद करने का? ये जो जंग जीतने का, आप जीत गए, हुकूमत बना ली है जी जी, तो इसका क्रेडिट किसको देंगे? देखें ये अब हम आवाम को देंगे जिन्होंने हमें मुंतखब किया और हमें असम्बली में भेजा, और इसके बाद देखें प्राइम मिनिस्टर साहब ने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने बड़े इंतहाई एक अच्छे तरीके से हुकूमत के मुआशी इशारे बेहतर किए, सब पार्टियों कोलिशन को साथ लेके चले। तो शुक्रिया जंग
बशुक्रिया मोदी साहब के ऐसे हालात पैदा हुए कि नहीं देखिए, हम तो पहले से, ये नहीं है कि आज ये देखिए, इसका आपको अभी टेस्ट नहीं लगा कि आपके देखो कितने सफारती आज पे आपने अच्छा परफॉर्म किया ना। नून लीग ने इतना बड़ा मार्का हुआ है, कितनी रैलीज निकाली हैं, कितने लोगों में गए हैं, वो इस फतह को कितना सेलिब्रेट किया। आपकी पार्टी कहाँ है सड़कों में नजर क्यों नहीं आ रही? मैं आपको बताऊं, ना सिर्फ ये है कि हमने फतह को सेलिब्रेट किया है, वो भी हम कहाँ किया आपने? मेरी बात सुने, इससे पहले हमारे तमाम हमारी पॉलिटिकल जो लीडरशिप थी, हमारे MNAs थे, MPs थे, हमारी जितनी पॉलिटिकल सेटअप था वो सारे मासेस में गए, रैलियां निकाली, और अभी हम फ्राइडे को फिर शुक्राने के तौर पे हम शुक्राने के नफल पढ़ेंगे, नफल भी पढ़ेंगे, रैलियां भी निकालेंगे। एडवोकेट अली बुखारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अली बुखारी साहब, आपको अचानक मौका देने पे माजरा शुक्र। यूसुफ जई साहब एन टाइम पे धोखा दे गए, हमें छोड़ के प्रोग्राम में नहीं आए कंफर्म करने के बाद। मगर सवाल आपसे भी यही है कि जो एक जंग तो जीत लिया है हमारी हुकूमत ने, हमारे इस्टेब्लिशमेंट ने, हमारी फौज ने, तो जो सियासी महाज के ऊपर आप क्या कहते हैं? जुल्फकार भट्टी साहब तो कह रहे हैं कि सियासी महाज पे भी सीज फायर हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मतीउल्लाह जहां साहब आपका। देखें मतीउल्लाह भाई, हम एक पैट्रियट पाकिस्तानी है ना, हमारा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। हम पॉलिटिकल वर्कर हैं और एक हमारी आइडियोलॉजी है, और हम पॉलिटिकल वर्क कर रहे हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, फॉर द सेक ऑफ दिस कंट्री। इशू ये है कि बड़े आराम से मेरे भाई ने कह दिया, इन्होंने रैलियां निकाल दी। यार हम तो अभी भी पाकिस्तान के लिए भी रैलियां निकालते तो हमारे पे पर्चे दे देते, पैपो एक्ट बना देते, उससे 2-2 दफा लोगों को अंदर कर देते। सो इशू ये है कि आपकी जंग की ना 2 चीजें होती है मतीउल्लाह जहां साहब, हमेशा। एक जंग वो होती है जो ग्राउंड पे लड़ी जाती है, एक जंग वो होती है जो टेबल पे लड़ी जाती है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के हमारे महफूजों ने बड़ी अच्छी जंग लड़ी, पूरी कौम खड़ी हुई। हमारे लीडर इमरान खान साहब ने जेल में से मैसेज दिया और पूरी कौम को यकजा होने के लिए भी कहा, और हम सारे खड़े हुए हैं आज आपके सामने, और अल्लाह का शुक्र है कि हम सारे आज खुशी मना रहे हैं। और एक बहुत बड़ी बुखारी साहब, मेरा सवाल आपसे ये था कि क्या इस वक्त सियासी महाज के ऊपर सीज फायर है या नहीं है? देखिए, सीज फायर का मकसद मतीउल्लाह जान साहब, थोड़ा सा इसमें अगर आप ज्यादा आपके अल्फाज की मैं इस्लाह करूं अगर आपकी इजाजत से, तो सीज फायर वहां होता है जहाँ दोनों साइड से फायर हो रहे हैं। यहाँ तो फायर एक साइड से हो रहा है, हम तो मार खा रहे हैं, हम तो मकसूद है। तो आप कह रहे हैं कि हुकूमत ने भी सीज फायर नहीं किया? मैं बीबीए पे कह रहा हूँ दहशतगर्दी। तो बात यह है कि हमारी तरफ से कौन सा फायर हुआ है आपने देख लिया। कल मैं गया वहाँ पर जेल मुलाकात के लिए, 6 बंदों के नाम दिए थे, मुझे रोक दिया उन्होंने। वहाँ पर हमारे चेयरमैन ने भी यही बात कही कि मोदी से भी बात हो सकती है सीज फायर की। अब जहाँ तक अपने बात की, यार हमारे से बात करने में क्या आ रहा है? आप ये कह रहे हैं कि ये एकतरफा तौर पर फायरिंग जारी है, आपकी तरफ से तो कोई फायर हो नहीं रहा? नहीं, हमारी तरफ से यार हमने क्या फायर करी, हमारा मैंडेट चला गया, हमारे लोग जेलों में है, हमें मार पड़ रही है, हम तारीखें भुगत रहे हैं, हम भट्टी साहब हमने क्या कर दिया? भट्टी साहब, हमें तो ये भी इजाजत नहीं है कि घर से बाहर निकल जाए। लेकिन एक बात मैं ऐड कर दूं मतीउल्लाह भाई, बात जो आपकी साइड पे आप लेके जा रहे हैं, मैं सिर्फ बड़ा क्लियर हूँ उसके ऊपर, और मेरा कोई इसके अंदर दूसरा व्यू नहीं है। और वो ये है कि आपने जब टेबल पे बैठना होता है तो बात करनी होती है। बात देखिए, मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ ना, मेरे पास लेकिन तो नहीं है, मैं पॉलिटिकली टर्न आउट कर सकता हूँ। टेबल पे भी जंग होती है ना, आपने खुद कहा कि एक जंग टेबल मुज़ाकरात की टेबल पे भी जंग लड़ी जाती है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एम्बेसडर रिटायर्ड शाहिद कियानी, उनसे जानेंगे सदर ट्रंप का जो UAE का दौरा है उस हवाले से, और ओवरऑल मिडिल ईस्ट में क्या सूरत हाल हो सकती है। वेलकम बैक सहाफ़ी प्रोग्राम में। एम्बेसडर रिटायर्ड शाहिद कियानी साहब, सदर ट्रंप के जो दौरा है UAE का, मिडिल ईस्ट का, आप क्या समझते हैं कि खित्ते में ताकत का तवाज़ुन क्या बदलने लगा है? क्या सऊदी अरब और दीगर ममालिक जो हैं बाकायदा इसराइल को तस्लीम कर लेंगे इस दौरे के बाद? और फिर फ़लस्तीन की जो जदोजहद है फ़लस्तीन की आज़ादी की, उसका क्या बनेगा? मैं तो पहले आपको बताऊँ कि ये जो ट्रिप है अभी UAE में जाना है, कतर और सऊदी अरेबिया को उन्होंने विजिट कर ली, मैंने को रेगुलर फॉलो कर रहा हूँ मैं। एक तो ये कि प्रेसिडेंट ट्रंप का जो अपना एजेंडा था जिस पर वो इलेक्ट होकर आए थे, वो था अमेरिका फर्स्ट, और डोमेस्टिकली उन्होंने कहा था कि मैं बिजनेस को बढ़ाऊंगा, जॉब क्रिएशन होगी। ये इस पर तो मैं आपको बता दूं कि वो कामयाब अभी तक हुए हैं। आप देखें कि सऊदी अरेबिया के साथ और कतर के साथ जो उन्होंने एग्रीमेंट्स किए हैं, डिफेंस एग्रीमेंट्स हैं, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर बड़ा जोर है, बोइंग जहाज बनेंगे उनको, ये चीज़ें हैं। डिफेंस के इक्विपमेंट कितने खरीदे जाएंगे,
फिर कितनी इन्वेस्टमेंट होगी जनाब सऊदी अरेबिया की और कतर की। $150 अरब के तो डिफेंस इक्विपमेंट की प्रोक्योरमेंट क्या हुआ है सऊदी अरब। हाँ, अभी आप देखें जब ये चीजें होंगी, इम्प्लीमेंट होंगी, तो जॉब क्रिएशन होगी अमेरिका के अंदर। अमेरिका का वैसे भी डिफेंस सेक्टर जो है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वो बहुत बड़ा है। मगर एम्बेसडर साहब, ये खुला तजाद नहीं है कि एक तरफ तो सदर ट्रम्प कहते हैं हम जंगों के खिलाफ हैं और दूसरी तरफ सदर ट्रम्प असला भी बेचे जा रहे हैं मिडिल ईस्ट को, सऊदी अरब को। ये तो जी ये अमेरिका का आज का नहीं है, अरसा दराज सा ये है। ये जो डायकॉटमी है इनकी पॉलिसी में, एक तरफ वो पीस की बात करते हैं, दूसरी तरफ से हथियार बेचते हैं। इस पर तो आप उनको रोक नहीं सकेंगे। रोकें उन मुल्कों को जो खरीद रहे हैं इनसे। देखिए ना, अब आप दोनों तरफ चलती है ना, बना लें इनसे। अच्छा, तो जबरदस्ती ये जो अभी सीरिया से पाबंदियां उठाने का ऐलान किया है, तो ये इसराइल को क्या सऊदी अरब और दीगर ममालिक तस्लीम करने के लिए तैयार हो जाएंगे आपके ख्याल? मेरा नहीं ख्याल। देखें ना, अभी कल जो जा रहे हैं या चले गए हैं यूएई में, वो दो मुल्क हैं गल्फ के जिनकी डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं इसके साथ, इसराइल के साथ, बहरीन है और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैं। कल वो तो जा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ, देखें जी, सबसे बड़ी बात हो, जब जो विजिट में आए हैं उन्होंने इसराइल को इग्नोर किया, उसी रीजन में आए हैं, इग्नोर किया। ये नहीं है कि उनको को हथियार देना बंद कर दिया, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप की ये नाराजगी है इजरायली प्राइम मिनिस्टर के साथ, जिन्होंने वो जो गाजा के अंदर जो मसले मसाइल क्रिएट किए हुए थे, वो चाहते थे कि यार ये बातचीत करे और तो पैलेस्टीनियन स्टेट के मुतालिक, टू स्टेट सोल्यूशन मुतालिक जाए, ताकि सऊदी अरेबिया को परसुएड किया जाए कि जी आप ये अब्राहम अकॉर्ड में आपके ख्याल में सऊदी अरब की तरफ से इसराइल को फौरी तौर पे तस्लीम करने के हवाले से अमेरिका का कोई दबाव नहीं है सऊदी अरब पे? अमेरिका का दबाव होगा भी, लेकिन इस वक्त उन्होंने इस इशू को छेड़ा ही नहीं। आप बिल्कुल सही। मजहर अब्बास साहब, मैं आपकी तरह जी बिल्कुल, मैं मजहर अब्बास साहब, आपके ख्याल में सदर ट्रंप जो है मिडिल ईस्ट के इस दौरे से क्या हासिल कर पाएंगे? देखिए, उनका वो अपना एक इमेज एंटी वॉरियर के तौर पे सामने लेकर आ रहे हैं कि वो जंगों के खिलाफ हैं। इससे पहले भी उनके पहले टेन्योर में हमने अफगानिस्तान वाली सूरत हाल में भी देखा उसको। अब देखना ये कि उसके नतीजे में कौन कामयाब होता है और कौन नाकाम होता है। जिस तरह अभी आपने पहले सवाल किया कि बड़ा मुश्किल होगा अरब कंट्रीज़ के लिए इजराइल को तस्लीम करना, लेकिन अगर हम प्री या पोस्ट हमास अटैक हम देखें तो उससे पहले जो सिचुएशन डेवलप हो रही थी उसमें यूएई ने अपने ताल्लुकात इजराइल के साथ बेहतर किए। इससे पहले टर्की के ताल्लुकात इजराइल के साथ बड़े बेहतर हो गए थे। और अगर फ़लस्तीनी कॉज को देखें तो अगर फ़लस्तीनी कॉज को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है तो वो अरब्स ने पहुंचाया है। सबसे ज़्यादा नुकसान जो है अरब कंट्रीज की वजह से। आपको नहीं लगता कि सऊदी अरब पे किसी किस्म का इस वक्त दबाव है इसराइल को तस्लीम करने के लिए अमेरिका की तरफ से? मेरा नहीं ख्याल। देखिए, उसके बगैर ही अगर ट्रंप कामयाब हो जाते हैं, ठीक है, और चीजें नॉर्मलाइज हो जाती हैं, तो इससे बड़ी उनकी कामयाबी और सर इस पे हम तफसीली बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आप मेहमानों का सहाफ़ी प्रोग्राम में। इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।